अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। हाज़िर हूं आपकी खिदमत में ऑनेस्टी, दयानतदारी और सच्चाई पर मबनी बातें करने के लिए। मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूं कनाडा आप कैसे आएंगे, कनाडा आकर आप यहाँ के लिए अपने हालात को कैसे साजगार बना सकते हैं और कनाडा आने के लिए क्या शराइत व ज़वाबित होते हैं और उनको पार करने के लिए, उन हर्डल्स को क्रॉस करने के लिए आपको कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको ख़ास तौर पर आईएलटीएस के बारे में बताऊंगा। आईएलटीएस होता है IELTS, यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये क्या बला होती है और मेरा इसमें 9 में से 8 बैंड कैसे आ गया जब मैंने साल 2018 में अबू धाबी में आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया था। तो कहाँ से मैंने तैयारी की थी। एक ऐसा बंदा जिसको ज़्यादा इंग्लिश बोलनी ना आती हो, वो कैसे आईएलटीएस में अच्छा स्कोर करे, क्योंकि आईएलटीएस कनाडा आने के लिए किसी भी प्रोग्राम के थ्रू आप आते हैं, एक बड़ी ही बुनियादी रिक्वायरमेंट है फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स। यानी अगर आप ख़ास तौर पर पीआर पर कनाडा आना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि भारत से अप्लाई करें या पाकिस्तान या मिडल ईस्ट से अप्लाई करें, एक ही बार आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इकट्ठे आएँ, एक ही बार आएँ और एक ही दफ़ा आकर बस इधर बस जाएं। कोई आपको बार बार यहाँ से कोई वीज़ा ख़त्म ना हो रहा हो कि आपको बार बार एग्ज़िट लेना हो। आप एक दफ़ा आ जाएं, उसके बाद अपनी मर्ज़ी के मालिक हों। जब निकलना चाहें तब निकलें, अगर ना निकलना चाहें तो कोई आपको निकालने वाला ना हो। ऐसे वीज़ा पर आप कैसे आएँ? तो ऐसा वीज़ा तो जी पीआर वीज़ा ही होता है, यानी परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा, जो मैंने हासिल किया है अपनी फैमिली के साथ। ज़ाहिर है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं, कि हम 4 बंदों की फैमिली, यानी मैं, मेरी वाइफ और 2 बेटियां, साल 2023 फरवरी के मिड में पाकिस्तान से इमिग्रेट करके कनाडा आए परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा पर। तो वो मुमकिन हो पाया था क्योंकि मेरा आईएलटीएस का स्कोर बहुत अच्छा था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आईएलटीएस में आपका क्या स्कोर आता है वो आपका केस बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो जल्दी से इस वीडियो को थम्स अप दे दीजिए ताकि आपको ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए और वीडियो को एंड तक आपने वॉच करना है। और आपसे एक गुजारिश है कि जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स या फेसबुक ग्रुप्स के आप मेंबर्स हैं, उनमें मेरी वीडियोस को काइंडली शेयर भी किया करें ताकि पूरी दुनिया को फ़ायदा हो। तो नाजरीन, आईएलटीएस की तैयारी मैंने कैसे की वो आपको मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से वो तमाम तर लोग जो आजकल बहुत सुन रहे हैं कि बहुत तरह के वीज़े निकल रहे हैं, कनाडा दुनिया भर से लोगों के लिए हिजरत करके कनाडा आना आसान बनाता जा रहा है और काफ़ी चीज़ों में ये आसानी आई है। और ये सिर्फ कनाडा आने के प्रोसेस में नहीं आई, बल्कि कनाडा में आकर भी बहुत सी चीज़ों में आसानियाँ पैदा की गई हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल इंजीनियरिंग लाइसेंस की, जो मुझे लेना है, पहले उसके लिए रिक्वायरमेंट होती थी कि आपका कनाडा का इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस हो। तो वो एक चिकन एंड एग काइंड ऑफ सिचुएशन होती थी कि बगैर प्रायर एक्सपीरियंस के कनाडा में जॉब नहीं मिलती थी और बगैर जॉब के आपका एक्सपीरियंस बिल्ड नहीं होता था। तो अब उन्होंने वो कंडीशन निकाल दी है। अगर आपका बाहर का एक्सपीरियंस है, आप उसकी बेसिस पर भी प्रॉपर प्रोसेस करके प्रोफेशनल इंजीनियर बन सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स आए दिन निकलते जा रहे हैं, जिनमें एक बहुत पॉपुलर हो रहा है न्यू ब्रंसविक पायलट प्रोग्राम। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक डिटेल्ड वीडियो मैं न्यू ब्रंसविक पायलट प्रोग्राम के बारे में भी बनाऊं, तो नीचे कमेंट करें, तो मैं आपको पूरे फैक्ट्स के साथ उस प्रोग्राम के बारे में भी बता दूंगा कि कैसे आप लोग उस प्रोग्राम के थ्रू कनाडा आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। रिलेटिवली आसान इस वजह से भी है क्योंकि उस प्रोग्राम में अगर आप एक बार कनाडा आ जाते हैं तो उसके बाद के लिए भी आपके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा की जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू योर सेटलमेंट, जॉब, हाउसिंग, एवरीथिंग। लेकिन अभी हम मौजू से नहीं हटेंगे। मौजू है हमारा आईएलटीएस। तो आईएलटीएस की तैयारी मैंने कैसे की कि मेरा 9 में से 8 बैंड आ गया।
और मैं आपको बताऊं कि ये आईएलटीएस का अच्छा स्कोर ही था जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट बॉर्डर पे पास हुआ हूँ। बॉर्डर पे पास होने का मतलब कि आपको पता है कट ऑफ स्कोर होता है, एक सीएसआर स्कोर होता है जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, उसके बाद एक सीएसआर स्कोर बनता है। वो ड्रॉज होते हैं, कभी 435 होता है, कभी 408 होता है, कभी 470 होता है। जब मैंने जिस साल में अप्लाई किया था उस रोज समझ लें कि मेरे जो मार्क्स बन रहे थे वो 412 बन रहे थे और जो कट ऑफ स्कोर था वो तकरीबन 409 था। मतलब मैं ऑलमोस्ट बॉर्डर पे पास हुआ हूँ। तो जो मैं बॉर्डर पे पास हुआ हूँ उसकी वजह ये थी कि मेरा हालांकि एक्सपीरियंस था, उस वक्त तक मेरा तकरीबन 7 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन जिस एनओसी के थ्रू मैं अप्लाई कर रहा था उस एनओसी में मेरा खास तौर पे सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस था। तो मिनिमम 1 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा अप्लाई कर सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपके बनते हैं। तो मेरा था 2 साल का एक्सपीरियंस, तो मैंने वही शो किया। और इनफैक्ट जिस वक्त मैंने अप्लाई किया था उस वक्त पूरा 2 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ था, 2 साल से भी कुछ कम था, जिसकी वजह से मुझे एक्सपीरियंस के जितने पॉइंट्स मिल सकते थे उतने नहीं मिले। मेरी एज के मुझे पूरे पॉइंट्स मिले, एजुकेशन के मुझे अच्छे पॉइंट्स मिले, लेकिन एक्सपीरियंस के मुझे जितने मिल सकते थे उतने अच्छे नहीं मिले क्योंकि उस एनओसी में उतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन आईएलटीएस की वजह से बेसिकली मेरी एप्लीकेशन पूरी बन गई, क्योंकि आईएलटीएस में मेरा 9 में से 8 स्कोर का आ जाना, इसने मेरे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ऐड किए और मुझे क्वालिफाई करवा दिया पूल में आने के लिए। फिर मुझे इनविटेशन आ गया और फिर मैंने आगे डॉक्यूमेंटेशन की। बाय द वे, बहुत से लोग दुनिया भर से अब कनाडा आने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान के बिगड़ते हालात के पेश नज़र बहुत से लोगों की ये कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकलें। अब उसमें एक चॉइस होती है मिडल ईस्ट, फिर है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड। यही 2-3 मुल्क हैं जो आपको शहरियत या परमानेंट रेजिडेंस देते हैं या लॉन्ग टर्म इनका शहरी बनने की सहूलत देते हैं। उसके अलावा बाकी मुल्कों में तो आपको बहुत लंबा अरसा लग जाता है, यानी पहले आप वर्क परमिट पर जाएंगे, पहले जॉब ढूंढेंगे, फिर वर्क परमिट में उसको चेंज करेंगे, फिर उसके बाद आप एक लंबे अरसे तक, कई सालों तक रहेंगे, फिर जाकर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसने भी कनाडा आने के बारे में सोचा है, याद रखें आपको आईएलटीएस से तो गुजरना ही पड़ेगा। अब आप में से बहुत से लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उसके लिए लोग देखते हैं कि करीब तरीन कौन सा आईएलटीएस का इदारा है जो आईएलटीएस की ट्रेनिंग करवा रहा है। मैंने इस बार जब आईएलटीएस दिया, जब मैंने कनाडा की पीआर के लिए दूसरी बार अप्लाई किया, तो मैंने आईएलटीएस की कहीं से कोई तैयारी नहीं की, बल्कि मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी इंग्लिश, मैंने डिक्शनरी देखी, मैंने इंग्लिश के जो मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ हैं, 5 मुश्किल लफ्ज़ मैं डेली याद करता था। मैंने तैयारी शुरू कर दी थी 30 दिन पहले से। हर रोज़ मैं कम से कम 5 मुश्किल से इंग्लिश के लफ्ज़ कहीं से कलेक्ट करता था, उनके मीनिंग्स देखता था, उनको अपने जहन में उनका कॉन्सेप्ट बनाकर उनको जुमलों में इस्तेमाल करता था, उनको एक पेपर पे लिख लेता था। दूसरा दिन आया फिर 5 लफ्ज़ लिखे, तीसरा दिन आया फिर 5 लफ्ज़ लिखे, पिछले 5 और 5 भी रिवाइज़ किए, चौथा दिन आया पिछले 15 लफ्ज़ रिवाइज़ किए, 5 और ऐड किए। इस तरह करते करते 30 दिन में मेरे 30 ज़रबे 5 150 अल्फाज की या वर्ड्स की एक वोकेबलरी बन गई। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कम्यूटिंग, COMMUTING। कम्यूटिंग का मतलब होता है डेली आना जाना। तो मैंने कम्यूटिंग का लफ्ज़ याद किया। उस वक्त से पहले तक मुझे कम्यूटिंग क्या होता है नहीं पता था, लेकिन मैंने कम्यूटिंग का लफ्ज़ याद किया, इसका मतलब समझा और इसको कॉन्सेप्ट जहन में बनाया और सोचा कि अगर मुझसे कोई ऐसा सवाल किया गया कि आप को दुबई के बारे में क्या चीज़ नहीं पसंद, क्योंकि उस वक्त मैं दुबई अबू धाबी में होता था, तो मैं कहूँगा कि कम्यूटिंग में टाइम बहुत लग जाता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कम्यूट डेली फ्रॉम माई अकोमोडेशन टू द ऑफिस बिकॉज इट्स वेरी वेल पैक्ड और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो कम्यूटिंग में बहुत वक्त लग जाता है। तो मैंने पहले से सोच रखा था कि कम्यूटिंग मैं यूज़ करूँगा। इस तरह से 150 अल्फाज मैंने अपने जहन में रखे हुए थे और जिस रोज़ मेरा स्पीकिंग का टेस्ट था उससे एक रोज़ पहले मैंने वो सारे 150 अल्फाज रिवाइज़ किए, अपने जहन में ब्रेनस्टॉर्म किए
और उसके बाद अल्लाह पर छोड़ दिया कि मुझे मेरी हेल्प करे कि सही वक्त पे सही लफ्ज़ मुझे याद आ जाए कि कौन से कंटेक्स्ट में कौन सा लफ्ज़ फिट बैठता है। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में अच्छे बैंड लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुछ फैंसी या हाई लेवल के वर्ड्स भी यूज़ करें, अपनी वोकेबलरी उनको शो करें। और अगर आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं भी है, लेकिन अगर आप ये करीब 150 अल्फाज याद कर लेते हैं और किसी तरह से स्पोकन इंग्लिश में वो बोल देते हैं, तो एग्जामिनर पर ये इंप्रेशन बैठ जाएगा कि इवन दो आपके वर्ड्स, टेंसेस, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा हेर फेर है, मसला है, लेकिन आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आपका स्पोकन इंग्लिश में अच्छा बैंड आने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। फिर लिसनिंग में मैंने अच्छे बैंड इस तरह से लिया कि मैंने लिसनिंग में जो टेप है उसको अच्छे तरीके से सुना। आधे घंटे का लिसनिंग का टेस्ट होता है, उसमें वो टेप चलाते हैं और जो टेप में बोला जा रहा होता है उसके मुतालिक सवाल होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल ये है कि मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे हैं और फ़र्ज़ करें कि बीवी लेट उठी और शोहर चला गया था ऑफिस। तो बाद में लंच ब्रेक के दौरान शोहर ने बीवी को कॉल किया, तो बीवी पूछती है कि आज आप नाश्ता किए बगैर ही चले गए थे? शोहर कहते हैं नहीं, मैंने नाश्ता किया था, मैं खुद ही बना लिया था, चला गया। तो बीवी कहती है कि आप कितने बजे निकले थे? तो शोहर कहते हैं मैं 8 बजे निकला था। अब अगर आप ये, और क्वेश्चन होगा आपके पेपर के ऊपर कि शोहर कितने बजे निकला था। अब अगर आप सुन रहे होंगे और अगर आप मुसलसल तवज्जो नहीं देते रहेंगे तो शोहर ने बोला कि मैं 8 बजे निकला था, तो आप बस उस 8 को टिक कर देंगे। हालांकि जब आप टिक कर रहे होंगे उस वक्त टेप ये चल रही होगी कि शोहर ये बोलेगा अरे नहीं नहीं, दरअसल एक्चुअली 2 मिनट ऊपर हो गए थे। ठीक है, 2 मिनट ऊपर हो गए थे वो बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा मैं 8:02 पे निकला। वो ये बाद में ऐड करेगा नहीं नहीं नहीं, दरअसल एक्चुअली मैं भूल रहा हूँ, 2 मिनट ऊपर हो गए थे। तो अगर आप टेप को गौर से सुन रहे होंगे तो आपके जहन, आप ये समझ पाएंगे कि टेप में ये बताया गया है कि शोहर ने पहले बोला 8 बजे, लेकिन फिर वो कहते हैं नहीं 2 मिनट ऊपर हो गए थे। तो क्वेश्चन में ऑप्शन होगी आंसर्स में 8 o'clock, 8.02, 8:39। अगर आप गौर से नहीं सुन रहे होंगे आप 8 को टिक कर देंगे और आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। जबकि अगर आप गौर से सुन रहे होंगे तो फिर आप 8.02 पर टिक करेंगे और आपका वो जवाब ठीक माना जाएगा। अब इसमें ना अगर आप सोचें तो इंसान के ना सिर्फ सुनने की सलाहियत को जज किया जाता है, बल्कि सुन के इंटरप्रेट करके एनालाइज करने की सलाहियत को जज करते हैं। इसी वजह से ये लोग आईएलटीएस को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि आईएलटीएस देने के बाद मैं ये समझा हूँ आईएलटीएस सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट नहीं है। आईएलटीएस आपको पूरी तरह से परख देता है कि ये बंदा तेज़ कितना है, ये बंदा क्रिटिकल थिंकिंग कितनी अच्छी तरह से कर सकता है, ये बंदा शॉर्ट टाइम में, क्योंकि बड़ा लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपने वो सुन के सारे सवालों के जवाब देने होते हैं, ये बंदा लिमिटेड टाइम में कितने अच्छे तरीके से फोकस कर सकता है और जो सुनता है उसको एनालाइज करके सही डिसीजन पे पहुंच सकता है। ये सारी स्किल्स आपकी टेस्ट की जा रही होती हैं जब आप आईएलटीएस देते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आईएलटीएस सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट है कि आप बोलते कितना अच्छा है या सुनते कितना अच्छा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि आपने सुना और आपने सुनने के बाद भी कितना सही सुना और कितना आपने नज़रअंदाज कर दिया। आपके अटेंटिव रहने का टेस्ट है, आपके फोकस्ड रहने का टेस्ट है, आपके मुख्तलिफ ऑप्शंस को एनालाइज करके आपके दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से उस कंटेक्स्ट में फिट बैठते हुए आंसर को चुनने का टेस्ट है। और इसी वजह से आईएलटीएस को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि उनको पता होता है कि अगर बंदा इसमें अच्छे मार्क्स ले लेगा, वो इतना शार्प, इतना इंटेलिजेंट और इतना ब्रेनी है कि वो हमारे मुल्क में आके एक मस्बत किरदार अदा कर सकेगा और इकॉनमी की प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकेगा, क्योंकि वो इतना स्किल्ड है, इतना तेज है। Get it very clear, IELTS is not just about assessing your English skills. IELTS is much beyond that. It's about assessing you overall as a person, how sharp you are, how attentive you are, how critical thinker you are, and how rational decision maker you are. ठीक है, ये चीज़ आपने समझते हुए, चाहे रीडिंग का टेस्ट है चाहे लिसनिंग का टेस्ट है, रीडिंग और लिसनिंग दोनों में याद रखिएगा
कि आपकी सिर्फ अंग्रेजी चेक नहीं की जा रही, आपको बहैसियत इंसान चेक किया जा रहा है कि आप कितने तेज़ हैं, आप कितना सही तरह से सुनते हैं। तो ये मैंने आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि आपने प्रेशर में आकर बस वो 8 ओ क्लॉक सुना और टिक कर दिया तो वो गलत हो जाना है, आपने पूरा सुनना है। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए जब आप लिसनिंग का टेस्ट दे रहे होंगे या रीडिंग का टेस्ट दे रहे होंगे कि जितने अच्छे तरीके से हो पूरी कहानी को समझने की कोशिश करें। जब आपके बैकग्राउंड में टेप चलाई जा रही होगी उसको इस तरह से लें जैसे आप एक मूवी है जिसको बगैर देखे आप सुन के समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस मूवी में जब आप आगे जाते जाते हैं तो किसी भी किस्म की डेवलपमेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जब एक दफ़ा उसको देखना शुरू करेंगे तो आपने जो सुना वही सच है, आपको पूरा एंड तक फॉलो करना है ताकि आपको पूरी बात की समझ आए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है आइल्स के स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग में पास होने की। उसके बाद जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो होता है, आपने उसमें कोई लेटर लिखना होता है या कोई मजमून लिखना होता है। उसकी तैयारी करना रिलेटिवली फिर भी आसान है क्योंकि उसके जो टॉपिक्स होते हैं, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें कि आइल्स रिटन एग्ज़ाम टॉपिक्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप उनका फॉर्मेट समझ लेते हैं, पैराग्राफ कैसे बनाने हैं, एक पैराग्राफ के बाद नया पैराग्राफ कैसे शुरू करना है, स्टार्टिंग ओपनिंग सेंटेंस कैसा होता है, कंक्लूजन क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, उसके बाद पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, टॉपिक सेंटेंसेस से की थीम को रिफ्लेक्ट करते हुए आपने सेंटेंसेस उस पैराग्राफ में लिखने। ये सारी चीज़ें आप फिर भी ज़रा इजीली काफ़ी मास्टर कर सकते हैं। लेकिन 100 बातों की एक बात याद रखिएगा कि जितने अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट को पढ़ सकें रीडिंग में, जितने अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट को, डायलॉग्स को सुन सकें लिसनिंग में, वो करना है तो आपका अच्छे से अच्छा बैंड आएगा। अब इसके बाद भी अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप मुझसे आइल्स की ट्रेनिंग लें, जैसे बहुत से लोग हैं वो मुझसे प्रोफेशनल रेज्यूमे बनवाते हैं जॉब सर्च के लिए, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान में बैठे हुए जॉब्स आउटसाइड कंट्रीज से सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए रेज्यूमे का साउंड और अच्छे फॉर्मेट पर बना होना, प्रोफेशनल तरीके से आपकी जो सारी स्किल्स और अचीवमेंट्स को उजागर करती हो, ऐसी रेज्यूमे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वो मुझसे बनवाना चाहते हैं, कवर लेटर बनवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, व्हाट्सएप कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा मेरे रिप्लाई का। मुझे वक्त लगता है क्योंकि मैं एक हूँ और मेरा जो व्हाट्सएप बॉक्स है वो एक वक्त में तकरीबन 200-300 मैसेजेस से भरा हुआ होता है। तो मैं जब मुझे थोड़ा थोड़ा वक्त मिलता है मैं उनको रिप्लाई करता रहता हूँ। फिर जिनके ऑर्डर्स लिए होते हैं उन पर भी काम करना होता है, सो इट टेक्स टाइम, लेकिन इवेंचुअली मैं सबको एड्रेस करूँगा। तो आप मैसेज छोड़िए और आपको आगे प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, फिर मैं आप विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो अगर आपने रेज्यूमे बनवानी हो या आपने कवर लेटर बनवाना हो या अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर के फॉर्मेट में हेल्प चाहिए हो कि किस तरह की एक्सपीरियंस लेटर, मतलब मेरा अपना कैसा था और कैसे बनाते हैं एक्सपीरियंस लेटर, वो आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर आप मेरी पीआर जर्नी जानना चाहते हैं कि मैंने किस तरीके से पीआर वीज़ा लिया, क्या सारा प्रोसेस था, मैंने किस तरीके से किया, तो उसके लिए मैं आपके साथ लाइव सेशन कर सकता हूँ। उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप आइल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी अंग्रेज़ी कितनी अच्छी है और उसके बाद हम उसको स्केड्यूल कर सकते हैं कि वो उसमें कितना वक्त लगेगा और उसके हिसाब से उसकी फ़ीस होगी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमल से मिनिमल ही चार्ज करूँ, अंडरस्टैंडिंग कि मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं ज़्यादातर जो ऑडियंस है, लेकिन बट क्योंकि आई एम सो बिज़ी तो इट टेक्स टाइम। होपफुली आपको आज की वीडियो से आइल्स क्या होता है, आइल्स की तैयारी कैसे करते हैं और आइल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, बिकॉज इट कैन अगेन आई से मेक और ब्रेक योर application. So it is very 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 important that you take IELTS very seriously. Even अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, even अगर आपका एक्सपीरियंस कम है, even अगर अदर फैक्टर्स जिनकी बेसिस पर अच्छे पॉइंट्स मिल सकते थे उनमें आप लैग बिहाइंड करते हैं, लेकिन अगर आपका IELTS का अच्छा स्कोर आ जाता है तो यू कैन still be hopeful, there is still hope for you. Hopefully आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं न्यू ब्रंसविक पायलट प्रोग्राम के बारे में वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और किस बारे में आप चाहते हैं वीडियो बनाऊं आप नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।